आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन से आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहे। मैं ब्रजेश सिंह यहाँ पे आपको एमपी कांस्टेबल का जो जीके और साइंस का क्विज चल रहा है उसका आज पार्ट 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मैं ये नहीं कहता कि सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और हो सके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, ठीक है। लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, मतलब पैटर्न आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उसने पिछले बार पूछा था और इस आने वाले समय में भी लगभग उसी प्रकार पूछ सकता है पेपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बर्फ का खंड एक धात्विक ट्रे पर पिघलने के लिए छोड़ दिया गया है, जब बर्फ का खंड पिघलता है तब क्या होगा। यानी कि एक बर्फ है, उसको किसी धात्विक प्लेट यानी कि किसी मेटल का जो ट्रे था उस पर रख दिया, पिघल रहा है वो, तो जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो क्या होगा, है ना। ऑप्शन देखते हैं। धात्विक ट्रे का मान कम हो जाएगा, धात्विक ट्रे का मान बढ़ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस जो है यानी कि बर्फ खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और बर्फ खंड का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक धात्विक ट्रे पे रखा और बर्फ पिघल रही, बर्फ का नेचर क्या होता है, ठंडा होता है। सबसे पहले तो समझिए बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है। तो अब क्या होगा, और जो मेटल का गुण क्या होता है कि वो जो है जो हीट या फिर जो भी एनर्जी होता है उसको फ्लो करता है अपने अंदर, है ना। अगर आप मेटल को एक साइड से गर्म करते हो तो वो दूसरे साइड भी गर्म होता है, हीट ट्रांसफर होने लगती है। ऐसे ठंडा होगा तो पूरा ठंडा होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो बर्फ की ठंडी है, एनर्जी है, मतलब ठंडा है, वो जो है धात्विक मेटल ठंडा होने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धात्विक ट्रे का तापमान जो है कम हो जाएगा। बर्फ जैसे ही पिघल जाएगी पूरी तो धात्विक ट्रे जो है ठंडा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पुष्प में या तो नर या तो मादा के जन्नीय भागों को क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका सिंपल सा है कि या तो नर को रहेगा या मादा रहेगा, यानी कि कोई भी एक ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है यूनिसेक्सुअल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पियानो द्वारा उत्पन्न ध्वनि बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होता है, इसका कारण क्या होगा। ठीक है, तो पियानो जब आपने देखा होगा बजाती हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइस के अंतर्गत आ जाती है। पियानो जो आजकल हाईटेक जो मॉडल आ रहे हैं तो उनकी जो म्यूज़िक होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन बांसुरी जो है मैनुअल तरीके से बजाते हैं उसको मुख से, तो क्वालिटी उसकी भी अच्छी होती है, लेकिन एज़ कंपेयर पियानो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्ता। गुणवत्ता के कारण जो है पियानो द्वारा उत्पन्न ध्वनि बांसुरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि से भिन्न होती है, अलग होती है, क्योंकि पियानो के गुण अलग है, बांसुरी के बजाने के गुण अलग है, मतलब बजाने का तरीका भी अलग है और सुर भी अलग निकलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वे पौधे जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फर्न कहा जाता है। ये तो आपको सीधा याद कर लीजिए, ये हर बार पूछा जा रहा है आजकल, व्यापम का लगता है फेवरेट हो गया है कि बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन जो करते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है उनका, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पर्णांग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे इसमें ऑप्शन है पोटैटो, तो आलू क्या है, तो आलू भी एक रूपांतरित तना है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, लेकिन इसका आंसर है पर्णांग। एक वर्णांध व्यक्ति यानी कि एक जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो इनमें से क्या मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ऑप्शन देखिए। मंद प्रकाश में नहीं देख सकता, नहीं ऐसा नहीं, उसको दिखाई पूरा देता है। सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, हाँ ठीक है देख सकता है। कुछ रंगों में भेद नहीं कर सकता, ठीक है। उचित शक्ति के लेंस से देख सकता है। देखिए अब कलर ब्लाइंडनेस का फंडा समझाता हूं। जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो वो क्या करता है
कि उसको ग्रीन कलर और रेड कलर थोड़ा सा डिफरेंस मतलब नहीं समझ में आता, उसको ग्रीन कलर अधिकतर उसको दिखाई नहीं देता अगर लाइट ग्रीन वगैरह है। ठीक, तो इसका आंसर होगा कि वो सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को आसानी से देख लेगा। देखिए लेकिन इसका आंसर जो है सी भी हो सकता है, कुछ रंगों के भेद मतलब नहीं कर सकता, कुछ रंगों में भेद नहीं कर सकता, तो वही है, उसको ग्रीन कलर कभी कभी दिखाई नहीं देता है। तो लेकिन अगर व्यापम की बात करते हैं तो व्यापम के अनुसार जो है इसका आंसर उसने बी लिया था कि सफ़ेद रंग की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर जो होना चाहिए बी और सी बोथ होना चाहिए, यानी कि बी प्लस सी बोथ होना चाहिए, क्योंकि जो है मेनली जो है ग्रीन कलर जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना उसको दिक्कत जाता है, ग्रीन कलर अधिकतर दिखाई नहीं देता है जो आपके कलर ब्राइटनेस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब किसी वस्तु द्वारा तय कई कई मतलब जो तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि यात्रा खालिस्तान के साथ की जा रही है। मतलब जब कोई वस्तु जो है किसी दूरी को तय कर रही है और समय के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो किस तरीके से गति कर रही है, किसके साथ गति कर रही है, तो वो जो है एक समान यानी कि स्थिर गति से एकदम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहती है, तब जाके ये चीज़ होगा। तो ये एक तरीके का डेफिनेशन है, इसलिए आपको फिजिक्स के कुछ डेफिनेशन भी याद करने पड़ेंगे। सीधा डेफिनेशन पूछ लिया गया है कि जब किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि यात्रा सीधे स्थिर गति के साथ की जा रही है। तो एक तरीके का ये डेफिनेशन हो गया, तो वहाँ पे ये उन्होंने पूछ लिया। तो व्यापम जो है ऐसे ही कुछ भी प्रैक्टिकल करता रहता है हम लोगों पर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में जैसे ही वायु की गति बढ़ती है वैसे ही वायु का दाब, तो वायु की गति जैसे ही बढ़ता है तो वायु का दाब जो है हमेशा घट जाता है। तो याद रखिएगा जैसे ही वायु की गति बढ़ी तो वायु का जो है दाब घट गया। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की चम्मच का एक सिरा बर्फ के क्रिस्टल भरे गिलास में रखा जाता है तथा दूसरा सिरा भी। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए जो वही मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ट्रे वाले में कि मेटल अगर होता तो वो क्या होता कि नीचे से अगर उसका एक सिरा गर्म हो रहा है तो ऊपर भी गर्म हो जाएगा और ठंडा हो रहा है तो ऊपर भी ठंडा होगा। लेकिन ये धातु नहीं है, लकड़ी एक अधातु है, तो उसका एक सिरा तो ठंडा हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला सिरा ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर वही होगा, आंसर क्या होगा कि उसी तापमान पर बना रहेगा, यानी कि लकड़ी जो है नीचे नीचे थोड़ा बहुत तो ठंडा होगा जो सिरा बर्फ के अंदर टच है, लेकिन जो बर्फ के ऊपर है ऊपरी सिरा वो दूसरा सिरा वैसा ही रहेगा, सेम तापमान चेंज नहीं होगा। ठीक, संवहन के कारण जो बी है ऑप्शन है, अगर मेटल होता तो बी होता आंसर कि संवहन के कारण जो है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जीव द्रव्य कला है, मतलब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ठीक है, तो वो जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाएगा। तो ये बायो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये आप देखेंगे उसमें मैंने अच्छा डिटेल में समझाया हुआ है आपको। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जीव द्रव्य जिसको कहा जाता है। डैश उभयलिंगी पशु का उदाहरण है, ठीक, कौन सा ऐसा इनमें से जो आपका पशु है जो उभयलिंगी है, ठीक, बाइसेक्सुअल एनिमल है, तो वो है आपका केंचुआ या अर्थवॉर्म जिसे कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये एक तरीके का करंट का क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। मिड डे मील योजना में डैश कक्षाओं में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया गया है, मतलब किस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को, तो इसका आंसर है 8वीं। ठीक, 8वीं क्लास के बच्चों जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया गया है, मतलब मिड डे मील दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के विद्यालय में दोपहर भोजन योजना को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि वही मिड डे मील मतलब जो दोपहर का खाना है वो किसके द्वारा चालू किया गया था और किसको इसका श्रेय जाता है, तो वो जाता है आपका के कामराज। देखिए नाम में ही है कामराज, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये के कामराज। इसको याद करने का ट्रिक हो गया कि भाई दोपहर में बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छा काम किया जा रहा है, कामों का राज है ये, तो कामराज हो जाएगा इसका के कामराज।
अगला क्वेश्चन, बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था? ठीक, तो बंगाल का जो बंटवारा हुआ था उस समय जो है आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि बंगाल का बंटवारा कब हुआ था, आपको सन बताना है कमेंट के अंतर्गत। आप कमेंट करके जरूर बताइए, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कमेंट करके उसका आंसर आप लोग नहीं बताते हैं तो इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कही जाती है? तो ये लगभग 80% लोगों ने इसका आंसर गलत लगाया होगा, पन्ना लगा दिया होगा, क्योंकि एमपी जो पन्ना है वहाँ पे हीरा निकलता है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं है। आप जब सिटी के निकनेम्स पढ़ेंगे तो डायमंड सिटी के अंतर्गत सूरत का नाम आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा, पन्ना नहीं होगा। ठीक, और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी कि जो आरबीआई है, बैंकों का बैंक है, फादर्स ऑफ बैंक है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो उसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई के अंतर्गत आता है उसका हेड क्वार्टर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को संदर्भित, मतलब सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है इनमें से? कुल्लू घाटी, हैदराबाद, बेंगलोर और कोलार। तो वो आपका बेंगलोर के अंतर्गत है सिलिकॉन वैली। ठीक, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की बात चल रही है। ठीक, ऑफ इंडिया की बात चल रही है तो ये बेंगलोर के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? 10 कुमार चरित्र, तो 10 कुमार चरित्र जो है दंडी ने लिखा हुआ था। किसने लिखा था? दंडी ने। तो दा से 10 और दा से दंडी। ठीक, दा से 10 और दा से दंडी, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। इंदिरा सागर बांध किस वर्ष में चालू हुआ था? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंदिरा सागर बांध जो है ये 2005 के अंतर्गत शुरू किया गया था। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है 2005 के अंतर्गत शुरू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी थी? तो मध्य प्रदेश की जो औसत साक्षरता थी वो थी 69.32% थी मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेटा वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको याद रखना है। 69.32% 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में चालू किया गया था? जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था ऑपरेशन नर्मदा। ठीक, तो ये चालू किया था 1961 में। 1961 में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा यह आयोजित किया गया था। इनमें से अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो देखिए, बहुत ही सिंपल हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो अकबर का बड़ा पुत्र कौन था? जहांगीर उसका बड़ा पुत्र था। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है? मतलब इनमें से कौन सा है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जन जो आपका जो है पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है आपका वो आ जाएगा इसके अंतर्गत, कॉरपोरेट कराधान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है डिफेंस आ जाएगा आपका। तो कौन सा है इनमें से जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आता है। ठीक, याद रखिएगा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया था? तो ये इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, यानी कि सबसे पूछा जा रहा है लोकसभा का जो है हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन किसका है, किस राज्य का है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक, उत्तर प्रदेश का है हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। इस राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। तो दक्षिण कौशल के रूप में किसे जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपका छत्तीसगढ़ को। किसको जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा, जेआरडी टाटा, रतन टाटा या साइरस मिस्त्री? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। कौन हो जाएंगे? जमशेदजी टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के जो है फाउंडर हो जाएंगे आपके। कंदरिया मंदिर कहाँ पे स्थित है? मांडू, खजुराहो, महेश्वर, ओमकालेश्वर? तो कंदरिया मंदिर जो है आपका खजुराहो में स्थित है। तो खजुराहो कभी आप घूमने जाएं तो कंदरिया मंदिर जरूर घूम के आए। तो खजुराहो में है कंदरिया मंदिर।
ठीक, कंदरिया देखिए, अब इसको ट्रिक बताऊं मैं आपको। देखिए ट्रिक अभी अभी तुरंत मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। कंदरिया को हम याद करेंगे बंदरिया मंदिर से। ठीक, कंदरिया बंदरिया बोलने में सेम लग रहा है, कंदरिया बस का को बा करना है, बंदरिया हो जाएगा। और बंदरों को आपने देखा हो खुजाते रहते हैं, तो खजुराहो में हो जाएगा। ठीक, कंदरिया यानी बंदरिया मंदिर, खुजाते रहो खजुराहो में हो जाएगा। फनी ट्रिक है लेकिन याद हो जाएगा आपको इस तरीके से। तुरंत अभी मेरे माइंड में क्लिक किया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथकली इस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो कथकली जैसा सभी को पता है कि केरल का है। ठीक, इससे लेकिन दो क्वेश्चन बनते हैं, एक कथकली तो हो गया और एक सिर्फ पूछा जाता है कथक, जिसके जो है बैजू महाराज जी जो है मतलब फेमस माने जाते हैं। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथकली जो है केरल का है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका शिप्रा नदी के तट पर, कलियादेह पैलेस। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर है? वो है शिप्रा नदी के तट पर। भारत का राष्ट्रीय गीत है, अब ये क्वेश्चन भी बताने की ज़रूरत है क्या? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो बता देता हूँ, वैसे वंदे मातरम है। ठीक, अब लेकिन कमेंट में आपको बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा। ठीक है, राष्ट्रगान है जनगण मन, लेकिन राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम, और इसको आपको कमेंट में बताना है कि हमारा राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है। और ज़रूर बताइएगा, जो लोग आंसर कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, क्योंकि आप आंसर करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, आपको याद होगा, एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। मेढक जल में अंडे देते हैं, वे अंडे से निकलते हैं एवं छोटे रूप में विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि मेढक जो है अंडा देता है। ठीक, अब अंडा देने के बाद जो बच्चे होते हैं और छोटे छोटे रूप में निकलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है टैडपोल। क्या कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, टैडपोल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। अब जो है आप लोगों का काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि उस आंसर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप उसको फाइंड करोगे तो उसके साथ कई चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, इंटरनेट का सहारा लीजिए और उसको खोजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए, और यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिए। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।